मेरा स्केड्यूल इतना ज़्यादा भरा हुआ क्यों है? आखिर टॉप एक्टर्स इतना सब कैसे मैनेज करते होंगे? खैर, चलो अभी अगले दिन होने वाली फ्रेंड जोन की मीटिंग के बारे में सोचते हैं। मैंने अभी भी इसके सिंगिंग या पियानो बजाने वाले पार्ट को नहीं देखा, लेकिन अगर मैं सब स्पेस में जाकर इसका सिंगिंग और पियानो बजाने वाला पार्ट करूँ तो क्या होगा? ली सांगमान का रोल करते वक्त भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिगरेट ना पी होने के बावजूद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या सब स्पेस ने उस कैरेक्टर की आदतें मेरी बॉडी में क्लोन कर दी थी? शायद इसीलिए मुझे ली सांगमान की एक्टिंग करते वक्त सिगरेट्स की तलब हो रही थी, लेकिन एक्टिंग करते वक्त मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा है तो क्या मैं स्मोकिंग की तरह ही सिंग करना और पियानो बजाना भी सीख सकता हूँ? मुझे ये चेक करना होगा। इतना सोच उसने उस ब्लैक स्क्वायर को टच कर लिया। इसके मेल लीड का नाम था हान इन हो। वुजीन ने तुरंत ही वो रोल सिलेक्ट कर लिया। तभी सिस्टम ने सिंगिंग और पियानो की एबिलिटी रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया। ये देख वुजीन ने पूछा कि क्या ये वाकई में रीइंफोर्स हो रहा है? मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन ये सब स्पेस तो वाकई में काफी कूल है। आखिर इसके पास और कितनी एबिलिटीज होगी? तभी सिस्टम ने सिंगिंग और पियानो की एबिलिटी सीखना शुरू कर दिया। वुजीन फिर से उस ग्रे जगह पे जा पहुंचा। वो कुछ देखकर सरप्राइज हो गया। इस बार कुछ अलग था। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी छा गई। वुजीन समझ गया कि अब ये शुरू हो रहा है। तभी बहुत सारी म्यूजिक नोट्स उसकी ओर बढ़ने लगी। वो आकर वुजीन में समाये जा रही थी। इससे वुजीन को थोड़ा दर्द भी हो रहा था। उस दर्द की वजह से वो कराहने लगा। थोड़ी देर बाद वो सब स्पेस से बाहर आ गया। वो अपने हाथों को देख सोचने लगा कि क्या कुछ चेंज हुआ है। तभी अपनी आवाज़ सुन वो सरप्राइज हो गया। उसकी आवाज़ सेम ही थी, लेकिन उसका इको डिफरेंट था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसका वोकलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो गया हो। साथ ही उसकी उंगलियां भी अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल थीं और उसके दिमाग में काफ़ी सारी म्यूजिकल नोट्स आ चुकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अभी के अभी पियानो बजा सकता है। और इसके साथ ही उसके अंदर कुछ और भी ग्रो हो रहा था। वुजीन ने सोचा कि क्या ये इमोशंस है? मैं अपने अंदर इमोशंस बढ़ते हुए फील कर पा रहा हूँ, जो कि म्यूजिक की मेलोडी की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसे इमोशंस फील हो रहे हैं जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमीर बन चुका हूँ। फिर वो खुश होकर बोलने लगा कि मुझे यकीन है कि ये मुझे फ्यूचर में काम आएगा जब मुझे इमोशंस एक्ट करने हों। लेकिन क्या मुझ में सिंगिंग और पियानो की स्किल्स रीइंफोर्स करने की सही में ज़रूरत थी? मैं तो अपनी स्किल्स पर पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट था। अगर मैंने उसे ऐसे ही फिल्म कर लिया होता तो शायद लोग मुझ पर हंसते। इसके बाद हमें किसी ऑफिस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। ह्वारिन का मैनेजर लिफ्ट में जा रही ह्वारिन को गुड लक बोल रहा था। फिर ह्वारिन सोचने लगी कि क्या वो लोग ओएसटी और स्केड्यूल्स अभी की मीटिंग में इन्फॉर्म करेंगे? मैंने सुना है कि प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। क्या वो लोग हमें उस बारे में भी बताएंगे? फिर उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा कि इस बार तो मैं उसे बताकर ही रहूंगी कि मैं उसकी फैन हूँ। इससे हम क्लोज हो जाएंगे। तभी वुजीन ने वहां पर आते हुए ह्वारिन को ग्रीट किया। ह्वारिन उसे ऐसे अचानक से देख चौंक गई। उसने भी तुरंत ही शर्म के मारे अपना चेहरा फेरते हुए वुजीन को ग्रीट किया। वो सोचने लगी कि मुझे शांत रहना होगा। मुझे उसे सिर्फ इतना बताना है कि मैं उसकी फैन हूँ। इतना सोच उसने वुजीन को आवाज लगाई। ये सुन वुजीन उसकी ओर देखने लगा, लेकिन इससे ह्वारिन और भी ज्यादा शर्मा गई। वो वियर्ड सा एक्ट करने लगी। ये देख वुजीन ने पूछा कि क्या तुम ठीक तो हो ना? ह्वारिन ने उसे जल्दबाजी में बताया कि मुझे टॉयलेट में जाना है। इतना बोल वो वहां से भाग निकली। ये देख वुजीन सोचने लगा कि ये मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही है? ये थोड़ा अजीब है। तभी उसकी नज़र जमीन पे गिरे एक ब्रेसलेट पर गई। वो सोचने लगा कि क्या ये ह्वारिन का है। तभी उसे ह्वारिन की आवाज़ सुनाई दी। वो बोल रही थी कि मैं उसे ये बता नहीं सकती। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उसकी फ़ैन हूँ तो उसे मैं अजीब लगूंगी। इतना बोल वो वहां से भाग गई। पीछे खड़ा वुजीन भी उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गया। वो हैरान होकर सोचने लगा कि क्या ह्वारिन मेरी फ़ैन है? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? लेकिन ह्वारिन तो एक टॉप स्टार है। वो मुझे पसंद कैसे कर सकती है? मुझे अभी खुद को संभालना होगा। सबसे पहले मुझे उसे ये ब्रेसलेट वापस करना होगा। अभी के लिए चलो मीटिंग रूम में चलते हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो वो शुरुआत में मेरे साथ थोड़ी कोल्ड थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मुझे देखकर चौंक गई थी? और मैंने भी अपना एक्ट करते हुए काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी है। लगता है वो मुझे अपनी फ़ैन वाली बात बताने में शर्मा रही है। चलो इसे अभी के लिए एक सीक्रेट रखते हैं। क्या वो वक्त आने पर यह बात मुझे खुद बता देगी? ये सब सोचते हुए वो मीटिंग रूम में एंटर हो गया। तभी किसी ने वुजीन को ग्रीट किया। ये दोंगचुन होता है। वुजीन उसे देख हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोंगचुन यहाँ क्या कर रहा है। उसके पीछे से आ रही ह्वारिन ने भी उसे ग्रीट किया। तभी वुजीन ने वो ब्रेसलेट ह्वारिन को दिखाते हुए बताया कि तुमसे ये गिर गया था। ह्वारिन ने भी उससे ब्रेसलेट लेते हुए थैंक यू बोला और फिर तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया। उसका ऐसा बिहेवियर देख पास खड़े लोग भी बातें करने लगे कि ह्वारिन पिछली बार भी वुजीन के साथ अच्छे से नहीं मिल रही थी। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो लोग अभी क्लोज नहीं है? तभी वहां बैठी एक लेडी ने बोलना शुरू किया कि मीटिंग शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को इस बंदे से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये है डायरेक्टर दोंगचुन और वो फ्रेंड जोन को डायरेक्ट करने वाले हैं। मिस्टर वुजीन इनसे पहले से ही एक्वेंटेड है, राइट? ये सुन ह्वारिन सोचने लगी कि मुझे भी इन्हें मीटिंग के बाद ग्रीट करना चाहिए। उस लेडी ने आगे बताया कि प्रोजेक्ट की और डिटेल्स बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ की डिटेल्स ही हाईलाइट करूंगी। शॉर्ट ड्रामा प्रोजेक्ट को हर 2 हफ्तों में रिलीज किया जाएगा, जिसकी शुरुआत फ्रेंड जोन से होगी। चूंकि हम सबसे पहले हैं, इसलिए हम प्रमोशन से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज में काफी सारे एफर्ट्स लगाएंगे। साथ ही इसे नेटफ्लिक्स के थ्रू जापान में भी रिलीज किया जाएगा।
ये सुन वुजीन ने इम्प्रेस होकर सोचा कि लगता है ये प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है। क्या इस ड्रामा का ग्रेड वारिन और जापान में रिलीज होने की वजह से ही बढ़ रहा है? उस लेडी ने व्यूजीन को आगे बताया कि हम लोग ओएसटी पे भी काम कर रहे हैं, इसलिए क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? मिस वारिन ने कहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। हम 2 से 3 सॉन्ग्स बनाने का, डुएट इंक्लूड करने का और तुम दोनों से सोलो सॉन्ग करवाने का प्लान कर रहे हैं। इसमें और सॉन्ग्स भी होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसका फोकस मेन एक्टर्स व्यूजीन और वारिन हो। उसमें एक सीन है जहां हान इन्हो ड्रामा में पियानो बजाते हुए अपनी सिंगिंग स्किल्स शो ऑफ करता है। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये सुन वारिन वुजीन को देख मन ही मन बोलने लगी कि मुझे वुजीन के साथ ये सब करना काफी अच्छा लगेगा। वहीं वुजीन सोच रहा था कि भले ही मैंने ये सब पहले नहीं किया, लेकिन अभी मेरी सिंगिंग और पियानो की स्किल्स काफी अच्छी है। इतना सोच उसने भी ठीक है कहा। ये सुन उस लेडी ने सोचा कि क्या ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन चलो फिर भी एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। इतना सोच उसने बताया कि हमें तुम्हारी टोन फिगर आउट करनी होगी। तो कैसा रहेगा अगर हम अभी स्टूडियो में रिकॉर्ड करके एक सिंपल चेक करें? इसके बाद वो लोग एक स्टूडियो में जा पहुंचे। वुजीन के सिंगिंग करने की बात सुन चोई भी एक्साइटेड होकर वहां आ पहुंचा था। वहीं माइक के सामने खड़ा वुजीन सोच रहा था कि ये थोड़ा एम्बैरसिंग है क्योंकि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। चलो अभी इसे एक कराओके रूम की तरह सोच लेता हूँ। तभी उस लेडी ने उसे बताया कि तुम्हें खुद पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ तुम्हारी टोन ही टेस्ट करना चाहते हैं। मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट किया हुआ सॉन्ग प्ले करूंगी, क्या हम शुरू करें? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन उस लेडी ने सॉन्ग शुरू कर दिया। वो परेशान होकर मन ही मन रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे उम्मीद है कि इसकी सिंगिंग कम से कम एवरेज तो हो ही। वहीं पास खड़े कुछ लोग बातें करने लगे कि ये सॉन्ग तो काफी मुश्किल है ना। तभी वुजीन के सिंगिंग की आवाज सुन वो लोग हैरान रह गए। वो लेडी वुजीन को देख सोचने लगी कि इसकी सिंगिंग तो क्रेजी है। फिर उसने अपने पास खड़े चोई से पूछा कि क्या वुजीन पहले सिंगर के तौर पे काम करता था। चोई के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। उस लेडी ने पूछा कि क्या इसका जवाब हाँ है या ना। चोई ने कहा कि चलो पहले इसे थोड़ी देर और सुन लेते हैं। इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि ये तो मुझे भी नहीं पता। ऐसे टैलेंट के साथ इसके पास्ट में जरूर कुछ तो होगा। क्या ये अपना चेहरा दिखाए बिना सिंगिंग करता था, या क्या इसने विदेश में स्ट्रीट परफॉर्मेंस की हुई है, या क्या ये इसकी एक्टिंग में मदद करने के लिए है? क्योंकि म्यूजिक के थ्रू काफी सारे इमोशंस फ्लेक्सिबल तरीके से सीखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्किल्स के साथ ये एक एक्चुअल सिंगर भी बन सकता है। वुजीन, आखिर तुमने कैसी जिंदगी जी है? क्या गॉड ने वाकई में तुम्हें अलग तरीके से बनाया है? थोड़ी देर बाद वुजीन ने बताया कि ये खत्म हुआ। इतना बोल वो रूम से बाहर आ गया। वहां खड़े सारे लोग उसकी सिंगिंग की तारीफ करने लगे। वो उससे पूछने लगे कि क्या तुम एक सिंगर थे? वुजीन ने उन्हें ना में जवाब देते हुए बताया कि ये सिर्फ एक हॉबी है। इतना बोल उसने सोचा कि ये तो वाकई में इनक्रेडिबल था। वहीं चोई हैरान होकर पूछने लगा कि हॉबी? अगर तुम ऐसा बोलोगे तो वो ट्रेनी सिंगर्स तुम्हें पीट डालेंगे। पीछे खड़ी वारिन भी उससे इंप्रेस होकर सोचने लगी कि लगता है मैं हमेशा ही इसकी फैन रहूंगी। तभी उस लेडी ने कहा कि सबसे पहले वुजीन तुम थोड़ा आराम कर लो, अब मिस वारिन की बारी है। उसने वारिन से कहा कि तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगे उसे सिंग करो। वारिन ने भी उसे ठीक है कहा। फिर वो लेडी वुजीन से बोलने लगी कि अगर हम इसे अच्छे से करें तो हम कोरिया और जापान के सारे चार्ट्स में टॉप पर होंगे। तुम्हारी स्किल्स काफी इनक्रेडिबल है और तुम्हारी और वारिन की आवाज मिलाकर ये और भी अमेजिंग हो जाएगा। ये सुन वुजीन सिंगिंग कर रही वारिन को देखने लगा। वो सोच रहा था कि क्या ये सच है? शायद ऐसा सब स्पेस की वजह से है, लेकिन नोट्स मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली ही आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं वो सॉन्ग पियानो पे बजा सकता हूँ। इतना सोच उसने वारिन के द्वारा गाया जा रहा सॉन्ग पियानो पे बजाना शुरू कर दिया। ये देख वो लेडी हैरान होकर सोचने लगी कि ये तो सॉन्ग को लाइव सुनते हुए उसे पियानो पे बजा रहा है, और वो भी बिना किसी म्यूजिकल स्कोर के, और ऊपर से ये एक असली पियानिस्ट जैसा है। आखिर ये बंदा है कौन? तभी पीछे से चोई ने व्यूजीन से पूछा कि क्या तुम सिंगर के तौर पे एक्टिव रह चुके हो, या क्या तुमने विदेश में स्ट्रीट परफॉर्मेंस की हुई है? वुजीन ने उसे ना में जवाब दिया। वो मन ही मन बोलने लगा कि बस्किंग का तो नहीं पता, लेकिन मैं रोज बस तो लेता था। चोई ने आगे पूछा कि क्या ये वाकई में सिर्फ एक हॉबी ही है? क्या तुमने डिजाइन की ही तरह इसे भी इसलिए ही लिया था क्योंकि इससे तुम्हारी एक्टिंग में मदद होती है? वुजीन ने जवाब दिया कि हाँ ऐसा ही कुछ। उसने मन ही मन सोचा कि मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से इंटेंस हो रही है। फिर चोई ने पूछा कि क्या तुमने कभी एक सिंगर बनने के बारे में सोचा है? वुजीन ने मन ही मन कहा कि ये तो रहने ही दो, एक एक्टर बनना भी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इतना सोच उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं सिंगर बनना नहीं चाहता। चोई ने आगे पूछा कि लेकिन अगर इससे तुम्हारी एक्टर के तौर पे इन्फ्लुएंस बढ़े तो इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तुम उसे अपने दूसरे कैरेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी सिंगिंग और पियानो की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। ये सुन वुजीन ने सोचा कि ये आइडिया तो अच्छा है, और वैसे भी इन्हें पाने में इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें यूज ना करना एक शर्मनाक बात होगी। इतना सोच उसने जवाब दिया कि ये उतना भी बुरा नहीं होगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? चोई ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि तुम्हारी फॉरेन लैंग्वेज, सिंगिंग, पियानो और एक्टिंग स्किल्स को देख मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, तुम यूट्यूब पे अपना खुद का चैनल ओपन कर सकते हो। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि ये उतना भी बुरा नहीं होगा। इतना सोच उसने कहा कि आइडिया तो अच्छा है। चोई भी ये सुन खुश हो गया।
तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन चेक कर वुजीन को बताया कि डायरेक्टर ताइक बोल रहे हैं कि द आइलैंड ऑफ मिसिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक मीटिंग रख के सबसे मिलना चाहते हैं। ये सुन वुजीन सरप्राइज हो गया। इसके बाद सीन एक रेस्टोरेंट पे शिफ्ट होता है। वुजीन दरवाजे के बाहर खड़ा सोच रहा था कि अंदर काफी सारे टॉप एक्टर्स होंगे। अंदर एक अननोन बैटलफील्ड है, मुझे खुद को शांत रखना होगा। इतना सोच उसने वो दरवाजा खोल दिया। अंदर वाकई में काफी सारे एक्टर्स बैठे हुए थे। ये देख वुजीन सरप्राइज हो गया। तभी जुंग मीन ने उसे आवाज लगाई। वुजीन भी उसे वहां देख हैरान रह गया। वहां बैठे कुछ और एक्टर्स भी वुजीन को पहचान गए। वहीं वुजीन पैनिक करते हुए मन ही मन बोल रहा था कि ये तो सारे टॉप एक्टर्स हैं, मैं इन सबसे एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना सोच उसने झुंग मीन के सामने जाते हुए सबसे कहा कि मेरा नाम वुजीन है और मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। तभी कोई बोलने लगा कि तुम लेट हो, अगर तुम एक नौसिखिए हो तो तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था। ये सुन वुजीन उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की ने आगे कहा कि अभी तो तुम्हारे लिए एरोगेंट एक्ट करना बहुत जल्दी हो जाएगा। वुजीन उसे देख सोचने लगा कि ये तो सीओ है, मीडिया में तो इसकी इमेज काइंड और जेंटल वाली है, लेकिन ये तो थोड़ी खराब लगती है। क्या ये मेरे साथ ओपनली फाइट पिक कर रही है या क्या फिर ये मुझे हेट करती है? चाहे बात कुछ भी हो, ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। वो मेरे प्रति अपनी नापसंद ओपनली दिखा रही है, इसलिए मुझे भी उसके साथ बेशर्म की तरह ही बात करनी चाहिए। चलो इससे ये बात सीधा पूछ लेता हूँ। इतना सोच उसने सीओ से पूछा कि क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? ये सुन वहां बैठे सारे लोग चौंक गए। सीओ एकदम हैरान थी। झुंग मीन भी मन ही मन हंसते हुए बोल रहा था कि मुझे वुजीन से ऐसी ही उम्मीद थी। सीओ ने वुजीन से कहा कि मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि यहाँ सिर्फ तुम ही लेट हो। सामने से वुजीन ने बताया कि अगर तुम मेरी लेट होने की बात कर रही हो तो मैं बता दूं कि एक्चुअली मैं ही सबसे पहले आया था। मैं 45 मिनट पहले ही आ गया था, लेकिन मैं डायरेक्टर ताइक से बात कर रहा था। डायरेक्टर भी जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। ये सुन वो लड़की चौंक गई। फिर वो बोलने लगी कि अगर ऐसा है तो तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी। वुजीन ने कहा कि तुमने मुझे इतना वक्त ही नहीं दिया, तुमने सीधा मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये सुन वो लड़की चिढ़कर वुजीन को देखते हुए सोचने लगी कि आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। वुजीन ने भी उसकी आंखों में घूरते हुए सोचा कि क्या ये एक स्टीयरिंग कॉन्टेस्ट है? अगर मैं इसमें हार गया तो मेरे सारे एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे। तभी वहां पर डायरेक्टर ताइक आ गया। ये देख सारे एक्टर्स खड़े हो गए। ताइक ने सबसे बैठने को बोला और कहा कि चलो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। सीओ वुजीन को देख इरिटेट होकर सोच रही थी कि आखिर ये बंदा कैसा है। वहीं वुजीन मन ही मन सेटिस्फाई होकर बोल रहा था कि अब इतना करने से मेरा कैरेक्टर तो क्लियर हो ही गया होगा। ताइक ने उन्हें बताया कि रीडिंग प्रॉबेबली अगले महीने शुरू होंगी। चलो सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। अब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सब लोग प्लीज अपना खाना एंजॉय कीजिए। ये सुन वुजीन खाना खाते हुए सोचने लगा कि ये तो बहुत ही डिलीशियस है। तभी सीओ ने उससे पूछा कि जस्ट इन केस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शूटिंग स्टार्ट होने के बाद तो तुम लेट होकर हमें परेशान नहीं करोगे ना? वुजीन उसकी बात सुन मन ही मन बोलने लगा कि मुझे खाना खाते वक्त परेशान मत करो। इतना सोच उसने जवाब दिया कि मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम करोगी? ये सुन सीओ हैरान रह गई। वुजीन ने कहा कि मैं तो बस पूछ रहा हूँ। झुंग मीन भी उसकी बातें सुन मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। वहां बैठे बाकी एक्टर्स भी उन्हें देखकर हैरान थे। तभी सीओ थोड़ा गुस्सा होकर पूछने लगी कि क्या तुम वाकई में डायरेक्टर ताइक से क्लोज हो या क्या तुम्हारे पास किसी की बैकिंग है? वुजीन को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने सिंपल सा नाम में जवाब दिया। फिर वो खड़ा होकर सोचने लगा कि ये बहुत ही नॉइजी है, चलो इसे अवॉइड करते हैं। इतना सोच उसने कहा कि मैं टॉयलेट यूज करने जा रहा हूँ। इतना बोल वुजीन वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद सीओ झुंग मीन से पूछने लगी कि क्या इसके पास वाकई में कोई बैकिंग नहीं है? क्या वो किसी अमीर फैमिली का बेटा है? मैं अपने पूरे एक्टिंग करियर में किसी ऐसे एक्टर को पहली बार देख रही हूँ। इसका कोई सेंस नहीं बनता। इस बात का तो कोई चांस ही नहीं है कि वो बिना बैकिंग के ऐसे एक्ट कर रहा हो। झुंगमीन ने कहा कि उसका ऐसा करना रीजनेबल है अगर उसे सक्सेस में कोई इंटरेस्ट ना हो। वुजीन बाकी एवरेज एक्टर से थोड़ा अलग है, लेकिन भले ही वो ऐसा हो, तुम जरा उसकी अचीवमेंट्स देखो। क्या उसे किसी कनेक्शंस या बैकिंग्स की जरूरत है? ये सुन सीओ ने पूछा कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एक्टिंग उसकी हॉबी है? झुंगमीन ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके लिए एक्टिंग ही सब कुछ नहीं है। उसकी इंग्लिश और जापानीज भी परफेक्ट है और मैंने सुना है कि वो डिजाइनिंग में भी अच्छा है। खैर, ऐसा लगता है कि उसके लिए एक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है। मुझे एक्टिंग में इतनी देर टिकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तुम सबके लिए नर्वस होना ही बेस्ट रहेगा। वैसे व्यूजीन के पास एक बैकिंग तो है और वो है उसकी स्किल्स। ये सुन सीओ बोलने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो? वो आखिर में है तो एक बिना बैकिंग वाला रुकी ही। जुंगमिन ने पूछा कि क्या तुम वुजीन पे कुछ ज्यादा ही लुक डाउन नहीं कर रही? अगर तुमने अपना ये गरम दिमाग फिक्स नहीं किया तो तुम किसी दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। ये सुन सीओ घमंड से हंसते हुए बोलने लगी कि इसका तो कोई चांस ही नहीं है। तभी उसका फोन बजने लगा। वो अपना फोन देख मुस्कुराने लगी। फोन पर किसी ने मैसेज किया था कि वो रेडी हो चुका है, रात को आकर मुझसे मिलना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें से कोई बाहर निकल आया। सीओ ने मास्क और गॉगल्स से अपना चेहरा छिपा रखा था। वो तुरंत ही उस प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक में जा पहुंची। तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकी, उसमें कुछ लोग कैमरा लेकर बैठे हुए थे। तभी सीओ कुछ सामान लेकर क्लिनिक से बाहर निकल आई।
ड्राइवर के पास बैठे बंदे ने कहा कि चलो उसे फॉलो करते हैं। ड्राइवर ने भी उसे ठीक है कहा। फिर वो बंदा पीछे कैमरा लेकर बैठी लड़की से पूछने लगा कि क्या तुम उसके पिक्चर्स ले रही हो? तुम उन्हें प्रॉपरली तो ले रही हो ना? उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैं काफ़ी सारे पिक्चर्स ले रही हूँ, लेकिन उसने अपना चेहरा छिपा रखा है, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। उस बंदे ने कहा कि कोई बात नहीं, भले ही वो अपना चेहरा छिपा रही हो, लेकिन वो कार तो उसकी ही है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बारे में चीफ एडिटर को मत बताना, अगर उसे पता चला तो वो हमें तुरंत ही रिपोर्ट करने को बोलेगा, इसलिए चलो अभी के लिए इसे अपने बीच रखते हैं। उस लड़की ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर ड्राइवर पूछने लगा कि लेकिन क्या तुम इस बारे में श्योर हो? ये सुन उस बंदे ने पूछा कि क्या तुम ब्रोकर पावर पैच की इंटेल को इग्नोर कर रहे हो? आखिर वो इस वक्त प्लास्टिक सर्जन को मिलने क्यों ही आएगी? मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ कि वो प्रोपोफोल है। पीछे से उस लड़की ने कहा कि लेकिन क्लिनिक इस बात को पक्का नकार देगी। उस बंदे ने कहा कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ सीओ ही नहीं है, ऐसे कुछ और लोग भी हैं। चूंकि अब हमारे पास एक सॉलिड विटनेस है, अब हमें सिर्फ थोड़ी और सीजनिंग इकट्ठा करने की जरूरत है। उस लड़की ने पूछा कि तुम इसे कब रिवील करने का प्लान कर रहे हो? उस बंदे ने बताया कि एक बार हम बाकियों की इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर ले तब, वो प्रॉब्ली अगले महीने के आसपास होगा। एक बार ये न्यूज़ फैल गई तो इन्वेस्टिगेशंस और बाकी प्रोसीजर्स भी अपने आप कंडक्ट होने लगेगी। सीईओ और बाकियों का डाउनफॉल तुरंत ही शुरू हो जाएगा, और वो जिन भी एडवर्टाइजमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। वहीं वुजीन भी अपने सब स्पेस में जा पहुंचा। वो द आइलैंड ऑफ द मिसिंग का ग्रेड डी देखकर हैरान रह गया। वो बोलने लगा कि ये तो पहले ग्रेड A+ था, तो ये अचानक से ग्रेड डी कैसे हो गया? आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो जानने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। क्या ये डायरेक्टर ताइक की वजह से होगा? लेकिन अगर ऐसा होता तो उसका ग्रेड शुरुआत से ही लो होता। तो फिर क्या ये स्टाफ की वजह से हो सकता है? नहीं, अगर वो उनकी वजह से होता तो वो ऐसे नहीं होता। तो फिर क्या ये एक्टर्स की वजह से है? जिस हिसाब से हारियांग का ग्रेड अभी भी S है, उससे तो नहीं लगता कि ये झुंगमीन होगा। तो क्या फिर वो कोई ऐसा टॉप एक्टर्स होगा जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया हो? ये पक्का उनमें से ही कोई होगा। मुझे फीलिंग आ रही है कि ये सीओ की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरी इंट्यूशन पे बेस्ड है। अगर मैं कल्प्रिट को तुरंत ही ढूंढ लूँ तो भी इस बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। अब मैं क्या करूँ? वुजीन इस बारे में गहराई से सोचने लगा। तभी उसे कुछ आइडिया आया। उसने सब स्पेस से एग्जिट कर लिया। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठ बोलने लगा कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, ये बहुत ही अनोइंग है। चलो सबसे पहले सीईओ से शुरू करते हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो होंगी ही, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें सीईओ ने ज्वाइन किया हो या करने वाली हो। ओह, मिल गया। PMN एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो अगले 2 महीनों में रिलीज होने वाली है, और साथ ही एक द प्रोसिक्यूटर्स मैनुअल नाम की एक्शन कॉमेडी जल्द ही शुरू होने वाली है। मुझे जॉन वुचांग और किम लिवोन के बारे में भी सर्च कर लेना चाहिए। रॉयल कंपनी जॉन वुचांग का एक ड्रामा है और अगेन मैन नाम की एक मूवी किम लिवोन की है। सबसे पहले मुझे इन चारों प्रोजेक्ट्स की स्क्रिप्ट्स ऑब्टेन करनी होंगी। अगर मैं उन्हें सब स्पेस के थ्रू देखूं तो मुझे यकीन है कि उनमें से कोई लो ग्रेड की जरूर होंगी। मुझे चोई से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो मुझे स्क्रिप्ट पाने में मदद कर सके। मैं द आइलैंड ऑफ द मिसिंग को बचा कर ही रहूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चोई वुजीन से पूछ रहा था कि क्या तुम अच्छे से सोए? वुजीन ने मन ही मन ना में जवाब देते हुए कहा कि मुझे एक नाइटमेयर आया था। वो पिछले दिन का सपना याद करने लगा जिसमें सब स्पेस में एक स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो रही थी। लेकिन वुजीन ने हमेशा की ही तरह अपना सीरियस एक्ट बनाए रखते हुए बताया कि हाँ, मैं अच्छे से सोया। चोई ने आगे बताया कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। शायद वो लोग तुम्हारी एक्टिंग से मोटिवेटेड थे। ड्रग डीलर मूवी की फिल्मिंग जल्दी खत्म हो चुकी है। अगला ये कि फ्रेंड जोन ड्रामा का मेन OST डिसाइड हो चुका है, और अभी फाइनली तुम्हारा फैन साइनिंग इवेंट होने वाला है। ये सुन वुजीन सरप्राइज्ड हो गया। फिर उसने चोई से पूछा कि क्या वाकई में? चोई ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि चूंकि ये ऑफिशियल फैन मीटिंग से पहले का पहला फैन साइनिंग इवेंट है, इसलिए हमने इसमें काफ़ी एफर्ट डाले हैं। इसे वो हैमबर्गर वाले ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनकी ही बिल्डिंग के इवेंट हॉल में 3 घंटों के लिए होगा। क्योंकि वो लोग इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी उन्हें एडवर्टाइज करने के एफर्ट करने होंगे। साथ ही वहाँ कुछ रिपोर्टर्स भी होंगे और हमारी PR टीम भी तुम्हारी फिल्मिंग करेगी। ये साइनिंग इवेंट अनऑफिशियल है। अगर ज़्यादा फैंस आ गए तो भी वो 400 से ज़्यादा नहीं होंगे। 400 लोगों की बात सुन वुजीन हैरान रह गया। चोई ने आगे बताया कि उनमें से आधे लोग तो तुम्हारे फैन क्लब के मेंबर्स ही होंगे। फैन क्लब के जनरल मैनेजर और ऑपरेटर भी वहाँ होंगे, इसलिए तुम्हारे लिए उनसे क्लोज होना अच्छा रहेगा। वैसे वो जनरल मैनेजर का निकनेम क्या था? वुजीन ने बताया कि उसका नाम फीमेल रिलेटिव था। इतना बोल वो मन ही मन हंसते हुए बोलने लगा कि वो तो मेरा सिबलिंग भी नहीं है। तभी चोई ने कहा कि हाँ, और साथ ही एक और चीज़, ये रहे वो स्क्रिप्ट्स और सिनारियोज जो तुमने पिछले दिन मांगे थे। वैसे तुम तो ऑलरेडी काफ़ी बिजी हो, तो फिर तुमने मुझसे ये क्यों मांगा? वुजीन ने जवाब दिया कि मैं इनमें हिस्सा नहीं लेने वाला। ये सुन चोई ने पूछा कि तो फिर ये किस लिए है? वुजीन ने बताया कि ये मेरे उन सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मैं द आइलैंड ऑफ द मिसिंग की मीटिंग के दौरान मिला था। चोई ने पूछा कि क्या तुम उनकी स्टाइल्स देखना चाहते हो कि उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं? वुजीन ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैं उनकी एक्टिंग समझना चाहता हूँ। ये सुन चोई ने पूछा कि लेकिन तुमने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया है। वुजीन ने थोड़ा झिझकते हुए बताया कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो तो मैं बस थोड़ा क्यूरियस था।
इतना बोल वो सोचने लगा कि चोई ने तो इसे बड़ी जल्दी पा लिया। इसकी एबिलिटी वाकई में अमेजिंग है। इतना सोच उसने चोई से थैंक यू बोला। चोई खुश होते हुए बोलने लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुझसे ऐसे काम करवा सकते हो। फिर वुजीन उस स्क्रिप्ट को देखने लगा। वो तुरंत ही उसे लेकर सब स्पेस में जा पहुंचा। वो उन स्क्रिप्ट्स का रिजल्ट चेक करने लगा। उसमें से 2 स्क्रिप्ट्स का ग्रेड एफ था। ये देख, वुजीन मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट सीओ के हैं। मेरी इंट्यूशन सही थी। इसमें से सिर्फ द आइलैंड ऑफ द मिसिंग का ही ग्रेड डी है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सीओ ने लेट ज्वाइन किया है? बाकी के 2 प्रोजेक्ट्स या तो ऑलरेडी फिल्म हो चुके हैं या जल्द ही फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। खैर, अब सस्पेक्ट सीओ है, लेकिन अब ये जानने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है कि उसने क्या किया है। मैं कैसे भी सोच लूं, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो अब मुझे इसकी जिम्मेदारी किसी और को देनी होगी। इतना बोल उसने सब स्पेस से एग्जिट कर लिया। फिर उसने चोई को आवाज लगाई। चोई ने पूछा कि क्या तुम्हें और स्क्रिप्ट चाहिए? वुजी ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सीओ के बारे में है। वो थोड़ी सस्पिशियस है। चोई ने पूछा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वुजी ने सोचा कि चलो, अब मैं अब तक हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स का यूज करता हूँ। मैं इसे एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बताऊंगा। इतना सोच उसने सीरियस एक्ट करते हुए कहा कि ये वैसा फील हो रहा है जैसा डायरेक्टर ह्यून के वक्त था। ये सुन चोई सोच में पड़ गया। उसने वुजीन को देख सोचा कि इसकी बात मजाक तो नहीं लग रही। क्या इसकी वो क्रेजी इंट्यूशन फिर से काम कर रही है? इतना सोच उसने वुजीन से पूछा कि क्या तुम्हें सीओ से वैसा ही फील हो रहा है जैसा तुम्हें डायरेक्टर ह्यून से हुआ था? वुजीन ने बताया कि हाँ, वैसा ही हो रहा है। इतना बोल वो मन ही मन चोई से अपनी बात पे बिलीव करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। चोई ने पूछा कि सीओ के बारे में तुम्हें क्या लग रहा है? वुजीन ने मन ही मन कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है इसे मेरी बात पर थोड़ा भरोसा तो है। इतना सोच उसने बताया कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। सीओ से पहली बार मिलने पर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। चोई ने आगे पूछा कि लेकिन तुम मुझे ये अभी क्यों बता रहे हो? वुजीन ने जवाब दिया कि ये सिचुएशन डायरेक्टर ह्यून वाली से थोड़ी अलग है। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मैं लीड एक्टर हूँ। चोई भी उसकी बातों पर विचार करते हुए सोचने लगा कि क्या इसे चेक करना वर्थ इट है। इसकी वो अजीब सी इंट्यूशन हमेशा ही एक्यूरेट रही है। उसने वुजीन से पूछा कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन चोई ने कहा कि ठीक है, तुम इस बारे में अभी के लिए चिंता मत करो और सिर्फ अपने स्केड्यूल पे ध्यान दो। मैं सीओ के बारे में खुद पता लगाऊंगा। वुजीन को चोई की बात काफी कूल लगी। चोई ने आगे बताया कि मैं तुरंत ही सीओ के बारे में चल रही अफवाहों का पता लगाऊंगा। क्या सीओ के अलावा और कोई भी है? वुजीन ने कहा कि नहीं, वो बस सीओ ही है। चोई ने अपने फोन पे कुछ काम करते हुए कहा कि ये काम करने के लिए अभी का फ्री वक्त ही सही है, और वैसे भी सीओ की इन्वॉल्वमेंट अभी प्रेस के सामने नहीं आई है, इसलिए मुझे ये जल्दी करना होगा। इसके बाद हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारी भीड़ जमा थी। दरअसल ये वुजीन का फैन साइनिंग इवेंट था। लोग वुजीन का नाम चिल्लाते हुए उसकी तारीफें कर रहे थे। वहीं वुजीन परेशान होकर सोच रहा था कि आखिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ? क्या ये सही भी है? क्या 400 लोग वाकई में यहाँ मेरा फैन साइनिंग इवेंट अटेंड करने आए हैं? अब मैं कैसे एक्ट करूँ? हाथ तो मुझे मिलाना ही होगा। क्या साथ ही मुझे उनसे बात भी करनी होगी? क्या मैं ये पूछूंगा कि वो यहाँ क्यों आए? तभी पीछे से एक बंदे ने उसे बताया कि हम इसे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले है जनरल मैनेजर। इसका निकनेम है फीमेल रिलेटिव। ये सुन वुजीन भी उस फैन को देखने लगा। तभी सामने से उसकी बहन ह्यूना उसे ग्रीट कर बोलने लगी कि मैं ही हूँ फीमेल रिलेटिव, और साथ ही मैं तुम्हारे फैन क्लब की मैनेजर भी हूँ। ये देख वुजीन दंग रह गया। वो सोचने लगा कि तो क्या फीमेल रिलेटिव वाकई में फीमेल रिलेटिव थी? अभी मेरे मुंह से गाली निकलने ही वाली थी। अब मैं समझा कि जब मैं बिजी था तब इसने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इस बात का तो कोई चांस ही नहीं है कि इसने ये अकेले किया हो। ओह, तो इसने ये फैन क्लब अपनी दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। फिर वो फुसफुसाते हुए ह्यूना से बोलने लगा कि कमीनी कहीं की। ह्यूना भी हंसकर बोल रही थी कि मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम बिजी होंगे। ये सुन वुजीन गुस्से से भरते हुए सोचने लगा कि इसकी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई जब इसने ये बात मुझसे जानबूझकर छिपाई है। तभी पीछे से चोई ने आते हुए पूछा कि क्या तुम फैन क्लब की जनरल मैनेजर हो? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं वुजीन का मेन मैनेजर और BW एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे तुम्हें पहले ही थैंक यू बोलना चाहिए था। ह्यूना ने भी चोई को ग्रीट किया। फिर चोई वुजीन से पूछने लगा कि लेकिन ये थोड़ा अजीब है, फीमेल रिलेटिव का औरात तुमसे थोड़ा मिलता जुलता है। वुजीन ने इरिटेट होकर जवाब दिया कि ये मेरी छोटी बहन है। ये सुन चोई भौचक्का रह गया। ह्यूना ने भी उसे ग्रीट कर बताया कि मैं वुजीन की छोटी बहन हूँ। चोई अभी भी इस बात से हैरान खड़ा था। तभी वुजीन ने ह्यूना को वहां से जाने को बोलकर कहा कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ह्यूना भी उसे देख सोचने लगी कि ऐसा लग रहा है जैसे भाई सीरियस प्रिटेंड कर रहा है, वैसे यहाँ काफी सारे लोग देख रहे हैं। इतना सोच वो वहां से निकल गई। वहीं पीछे चोई हैरान होकर वुजीन से पूछ रहा था कि क्या वो वाकई में तुम्हारी बहन है। वुजीन ने हाँ में जवाब देकर बताया कि मुझे भी पता नहीं था कि यही मेरे फैन क्लब की मैनेजर है। चोई ने कहा कि चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी यहाँ काफी सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुन वुजीन अपने सामने खड़े लोगों की लाइन देखने लगा। उसने परेशान होकर मन ही मन कहा कि ये आसान नहीं होगा। ऐसे ही कुछ वक्त बाद इवेंट खत्म हो जाता है। वुजीन बाहर खड़े लोगों को यहाँ आने के लिए थैंक यू बोल कह रहा था कि हम जल्द ही एक फैन मीटिंग होल्ड करेंगे, इसलिए चलो फिर मिलते हैं।
घर जाते वक्त अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले अपने साथ गिफ्ट्स भी लेते जाइएगा। इतना बोल वुजीन वहां से जाने लगा। ये देख पीछे से कुछ फैंस उसे रुकने के लिए बोलकर आई लव यू बोलने लगे। वहीं वुजीन परेशान होकर सोच रहा था कि अगर फैन साइनिंग इवेंट ही ऐसा है तो फैन मीटिंग के दौरान तो मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। तभी उसके पास खड़ी लड़की ने उसे बताया कि चोई और फैन क्लब की जनरल मैनेजर वेटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल वो उसे वेटिंग रूम तक ले आई। वुजीन ने मन ही मन सोचा कि अगर ह्यूना ने कुछ भी नॉनसेंस बोला तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर उसने कुछ भी अजीब बोला तो मेरे पास उसे चुप करवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। इतना सोचते हुए वो रूम में एंटर हो गया। उसे देख चोई ने कहा कि तो चलो अब बात कर लेते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सामने से ह्यूना ने कहा कि मेरा नाम कांग ह्यूना है। चोई ने आगे पूछा कि क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकती हो कि आखिर हुआ क्या था? ये सुन ह्यूना उसे सब एक्सप्लेन करने लगी कि कैसे वो वुजीन के एक्टर बनने से सरप्राइज हो चुकी थी और फिर कैसे उसने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर उसका फैन क्लब बनाया। ये सुन चोई ने सोचा कि तो क्या वुजीन ने ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताई थी? तभी ह्यूना ने उसे बताया कि मैंने स्पोर्ट्स डे वाला एपिसोड भी देखा था, पर उसमें वुजीन थोड़ा, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वुजीन ने उसे जोर से कोहनी दे मारी। इससे ह्यूना करा उठी। ये देख वुजीन ने पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? ह्यूना तुरंत कुछ बोलने जा ही रही थी कि लेकिन वुजीन का खतरनाक चेहरा देख डरते हुए सोचने लगी कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं मारी जाऊंगी। तभी चोई ने कहा कि तुम्हारे फैन क्लब के मैनेजर होने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल रखना कि ये बात किसी और को पता ना चले। क्या किसी और को ये पता है? ह्यूना ने बताया कि फैन क्लब की ऑपरेटर्स यानी कि मेरी 3 दोस्तों को ये बात पता है। चोई ने कहा कि उन्हें बता देना कि ये बात किसी और को ना बताए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक होना तुम्हारी फैमिली के लिए हार्मफुल हो सकता है। साथ ही तुम फैमिली मेंबर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फैन क्लब के कामों में इरिस्पॉन्सिबल हो सकती हो। ह्यूना ने खुश होते हुए जवाब दिया कि मैं समझ गई। ये देख चोई हंसते हुए बोलने लगा कि तुम्हारे सीरियस भाई से अलग तुम काफी ब्राइट और लाइवली हो। सीरियस की बात सुन ह्यूना कुछ पूछने जा ही रही थी कि वुजीन ने फिर से उसकी बात काटते हुए चोई को बताया कि मैं अपनी बहन के साथ कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। ये सुन चोई ने कहा कि तो चलो इसे 10 मिनट में निपटा देते हैं मिस ह्यूना, हम बाद में मिलेंगे। ह्यूना ने भी वुजीन के ऑरा से डरते हुए चोई को हाँ में जवाब दिया। फिर वुजीन ह्यूना को वहां से ले जाते हुए गुस्से से पूछने लगा कि क्या तुम पागल हो गई हो? ह्यूना ने पूछा कि मैंने क्या किया? वहीं पीछे बैठा चोई खुश होकर सोच रहा था कि लगता है इन दोनों की आपस में काफी बनती है। तभी उसका फोन बजने लगा। वो मैसेज पढ़कर चौंकते हुए सोचने लगा कि क्या सीओ को पावर पैच के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। वैसे तो ये वही पावर पैच है जो छोटे मोटे रूमर्स सुनकर भी मूव करने लगता है, लेकिन इसकी अजीब टाइमिंग और व्यूजीन की क्रेजी इंट्यूशन मुझे परेशान कर रही है। लेकिन सीओ का पीछा क्यों किया जा रहा है? जिस हिसाब से उसके बारे में अब तक कोई न्यूज़ नहीं है, उसका मतलब क्या ये है कि वो बस ऐसे ही पीछा कर रहे थे, या क्या फिर वो लोग मिली हुई इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर रहे? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पाने में तो लंबा वक्त लगेगा। अगर ये सच है कि सीओ ने कुछ गलत किया है तो उसकी द आइलैंड ऑफ द मिसिंग को ज्वाइन करने की बात फैलने से काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। उसका पूरा प्रोडक्शन भी बर्बाद हो सकता है। चलो सबसे पहले अपनी साइड क्लियर कर लेते हैं। इतना सोच उसने डायरेक्टर ताइक को कॉल लगा दिया। ताइक के कॉल उठाने पर उसने बताया कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ताइक ने पूछा कि क्या हुआ? चोई ने बताया कि मैं सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक्टर्स की मीडिया कवरेज और प्रमोशंस रोक दें। ये सुन ताइक हैरान रह गया। उसने बताया कि मैं अभी एक्टर्स की फुल स्केल कवरेज शुरू ही करने वाला था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चोई ने कहा कि मुझे लगता है सीओ के बारे में कोई बड़े स्कैंडल की न्यूज़ रिवील होने वाली है। ताइक ने पूछा कि बड़ा स्कैंडल? चोई ने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। ताइक ने पूछा कि क्या तुम इस बारे में सर्टन हो या तुम इसे सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो? चोई ने जवाब दिया कि अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये 50-50 है। ये सुन ताइक सोचने लगा कि चोई मजाक करने वाला बंदा तो नहीं है, क्या इसने कुछ सुना होगा? इतना सोच उसने चोई को बताया कि प्रमोशन को डिले करना उतना भी मुश्किल नहीं है, इसलिए चलो अभी के लिए प्रमोशंस को होल्ड कर लेते हैं। वैसे ये किस तरह का स्कैंडल है? चोई ने बताया कि मुझे कुछ परेशान करने वाली इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे लगता है कि पावर पैच मीडिया कंपनी ने सीओ के बारे में कुछ स्मेल कर लिया है। हालांकि मुझे अभी ये चेक करना बाकी है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को बिना यूज किए ही छोड़ दिया है या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ। आपका इस बारे में क्या विचार है डायरेक्टर? ताइक ने कहा कि मैं भी अनईजी फील कर रहा हूँ। चोई ने आगे कहा कि डिसीजन आपका है डायरेक्टर, आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो तो करूंगा ही जिसकी मुझे जरूरत है। ये सुन ताइक सोचने लगा कि लगता है चोई इस बारे में खुद से पता लगा रहा है। इतना सोच उसने बताया कि तो फिर मैं भी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। इसका रिजल्ट कब आएगा? चोई ने बताया कि कम से कम 1 दिन, लेकिन शायद 3 दिन भी लग सकते हैं। ताइक ने कहा कि ठीक है, मैं 3 दिन के लिए डिले कर सकता हूँ। ये सुन चोई ने खुश होकर थैंक यू कहा और बताया कि मैं आपको उस बारे में जल्द ही बता दूंगा। इतना बोल उसने खुश होकर सोचा कि चलो एक साइड तो निपट गई। अब अगली बारी है पावर पैच के चीफ एडिटर की। इसके बाद हमें अगले दिन किसी अननोन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। ये पावर पैच मीडिया कंपनी का ऑफिस होता है जहाँ कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तभी एक बंदे ने वहां आते हुए गुस्से से लीम सांगमुन का नाम चिल्लाते हुए आवाज लगाई।
सांगमुन ने पूछा कि क्या आप फिर किसी चीज से गुस्सा है चीफ एडिटर। चीफ एडिटर गुस्से से पूछने लगा कि क्या तुम्हारा अभी भी इंफॉर्मेशन गैदर करना खत्म नहीं हुआ। ये सुन सांगमुन चौंक गया। चीफ एडिटर ने बताया कि मैं जानता हूं कि इन दिनों तुम सीओ का पीछा कर रहे हो, वो हैबिचुअल प्रोपोफोल अब्यूज के बारे में है, राइट। ये सुन सांगमुन गहरी सांस छोड़ बोलने लगा कि उन लोगों के पेट में कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहता। चीफ एडिटर ने आगे पूछा कि अब तक तुम्हारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन आई है। सांगमुन ने बताया कि मैंने सीओ की इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट निपटा ही ली है और मैं अभी बाकी और हॉस्पिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। चीफ एडिटर ने कहा कि वो सब भाड़ में गया, अभी के अभी वो न्यूज़ रिलीज करो। चोई मुझसे सीओ के बारे में कुछ मेंशन कर रहा था। अगर वो सोशल बटरफ्लाई इस बात का पता लगा सकता है तो इसका मतलब कि ये बात कुछ और लोगों को भी पता होंगी। जल्दी से उसे अरेंज करो और दोपहर तक उसे पब्लिश कर दो। तुमने इतनी बड़ी न्यूज़ पकड़ी है, क्या तुम उसे ऐसे ही चोरी होने देना चाहते हो। ये सुन सांगमुन गुस्से से काम पे लगते हुए सोचने लगा कि आखिर किस कमीने ने इसे लीक किया होगा। ऐसे ही कुछ देर में सीओ की हैबिचुअल प्रोपोफॉल यूज करने की न्यूज़ पब्लिश हो जाती है। ये देख चोई बोलने लगा कि एज एक्सपेक्टेड ये पावर पैच ही था। अगर प्रोपोफॉल के साथ इन्वेस्टिगेशन में और ड्रग्स भी मिले तो सीओ का एक्टिंग करियर खत्म हो जाएगा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसके फोन उठाने पर सामने से ताइक ने बताया कि मैंने न्यूज़ देख ली है, मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि ये तुमने ही किया है। चोई ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि एक्चुअली ये वुजीन ने किया है। ताइक वुजीन की बात सुन सरप्राइज हो गया। उसने पूछा कि लेकिन इस पर तो तुमने अकेले काम किया था ना। चोई ने बताया कि हाँ, ये सच है कि मैंने इन्फॉर्मेशन खुद से ही ढूंढी है, लेकिन वो वुजीन ही था जिसने दी आइलैंड ऑफ द मिशन का वो सड़ा हुआ हिस्सा देख लिया जिसे और कोई नहीं जानता था। मैंने तो बस इस मामले में सपोर्टिंग रोल प्ले किया है। इतना बोल चोई सोचने लगा कि इस सिचुएशन में मेरे आगे आने का कोई मतलब नहीं है। इसका मेन कैरेक्टर मैं नहीं हूँ, मैं सब कुछ वुजीन की ओर डायरेक्ट करूंगा। वैसे अगर सोचा जाए तो मुझे भी वुजीन के बताए बिना इस बारे में पता नहीं चलता। तभी ताइक ने पूछा कि मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास इसे जानने का हक है। चोई ने बताया कि हाँ बिल्कुल। क्या आपको डायरेक्टर ह्यून याद है? एक ऐसा भी वक्त था जब वुजीन ने उनकी ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। क्या आपको पता है कि उसने ऐसा क्यों किया? ताइक ने पूछा कि क्या वो इसीलिए नहीं था क्योंकि उसे अचानक से ऑडिशन के लिए पुश किया गया था। चोई ने जवाब दिया कि नहीं, वुजीन ने सिर्फ इतना कहा था कि उसे इस बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। उसके पास एक अजीब सा सेंस है। ये सुन ताइक ने हैरान होकर पूछा कि तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सिचुएशन और डायरेक्टर ताइक दोनों ही वुजीन की वजह से ही था? चोई ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि ये ऐसा है जैसे उसके पास हर चीज को सक्सेसफुल बनाने की एबिलिटी हो। ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है कि वो कोई सुपरनैचुरल पावर है। दोनों ही बार उसे एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट में कुछ बात तो जरूर है। ये सुन ताइक बोलने लगा कि ये इनक्रेडिबल है, उसके पास इतनी अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स है और साथ ही वो अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से चूज कर पाने के लिए भी केपेबल है। मैं वुजीन का कर्जदार हो चुका हूँ, मैं वाकई में ग्रेटफुल हूँ। ये सुन चोई ने कहा कि अगर आप वाकई में ग्रेटफुल हैं तो एक फेवर देना भी चल जाएगा। ताइक ने कहा कि तुम सही हो, मैं भी इस कर्ज में रहना नहीं चाहता, मुझे इसे वापस चुकाना ही चाहिए। तुम्हारे दिमाग में जो भी हो वो बता दो। ये सुन चोई ने बताया कि सबसे पहली बात ये कि मैं चाहता हूँ वुजीन की अपीयरेंस फी को इंक्रीज किया जाए। आप इसका अमाउंट खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं। ताइक ने कहा कि वो अमाउंट इस कर्ज के इक्विवेलेंट तो होना ही चाहिए। तो एक रनिंग गारंटी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैं गारंटी में 100 वॉन ऐड करूंगा। ये सुन चोई काफी खुश हो गया। रनिंग गारंटी एक ऐसी गारंटी होती है जिसमें एक्टर को उसके रोल के पैसे तब भी दिए जाते हैं जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाए या प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाए। चोई ने मन ही मन सोचा कि अगर सिंपल कैलकुलेशंस की जाए तो इस हिसाब से हर व्यूअर 100 वॉन के बराबर होगा। इसका मतलब कि 10 लाख लोग 10 करोड़ और 1 करोड़ लोग 100 करोड़ वॉन के बराबर होंगे और ऊपर से अपीयरेंस फी तो अलग से मिलेगी। ऐसी कंडीशन सिर्फ ग्रेड ए या एस के एक्टर्स को ही दी जाती है। ये ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ सबसे एलीट लोगों के लिए ही रिजर्व है। ग्रांटेड का मतलब है कि अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ तो अपीयरेंस फी के अलावा हमारे हाथ और कोई प्रॉफिट नहीं लगेगा, लेकिन दी आइलैंड ऑफ द मिसिंग कम से कम डिसेंटली परफॉर्म करेगी, ये तो गारंटीड ही है। इसलिए ये एक इनक्रेडिबल ऑफर है, लेकिन मैं इसे इतने में ही खत्म होने नहीं दे सकता। इतना सोच उसने कहा कि ये काफी ग्रेट साउंड कर रहा है। क्योंकि रनिंग गारंटी फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, इसलिए प्लीज कुछ और भी इंक्लूड कर दीजिए। ये ग्रेट होगा अगर आप वुजीन को एक अच्छी गाड़ी दे सके। ये सुन ताइक ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छी गाड़ी भी ऐड कर दूंगा। वैसे मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मैं जिस रोल को सीओ करने वाली थी उसमें हायूरा को रखने की सोच रहा हूँ। हायूरा की बात सुन चोई पूछने लगा कि क्या ये वही टॉप एक्ट्रेस है जिसने हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है? वो तो अभी कैलिफोर्निया में है ना? ताइक ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही सीक्रेटली कोरिया में वापस आ चुकी है। मैंने पहले तो उसे एक स्पेशल अपीयरेंस ऑफर किया था, लेकिन अब कास्ट में एक की कमी रह रही है। मैंने सुना है कि योन की हारयांग की शूटिंग भी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये सुन चोई ने कहा कि मैं आपकी बात समझ गया, मैं इस बारे में योन से कंफर्म कर लूंगा, मैं आपको जल्द ही कांटेक्ट करूंगा। ताइक ने भी ठीक है बोलकर कॉल काट दिया। चोई मन ही मन बोलने लगा कि ये तो एक इनक्रेडिबली सक्सेसफुल डील है। तभी वहां पर वुजीन आ गया। चोई खड़ा होकर बोलने लगा कि तुम सही वक्त पर आए हो, क्या तुमने सीओ के बारे में न्यूज़ देखी? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये प्रोपोफॉल से रिलेटेड होगा, लेकिन वो तो नॉर्मल लग रही थी। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ कोई भी एक पल में ही अर्श से फर्श पर आ जाता है, वो वाकई में काफी डरावनी है।
चोई ने आगे बताया कि ताइक ने सीईओ के मैटर के लिए हमें काफी सारे बोनसेस दिए हैं। वो वाकई में लोगों का ख्याल रखने में काफी अच्छे हैं। तुमने भी यही सोचा होगा, राइट? तुम इन मामलों में काफी शार्प हो। वूजिन ने मन ही मन नाम में जवाब देते हुए कहा कि मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। चोई ने आगे बताया कि सबसे पहली बात यह कि सीईओ का रोल अब हायूरा करेगी। तुम हायूरा को तो जानते ही होंगे, राइट? वूजिन ने उसे हाँ में जवाब दिया। उसने सोचा कि ये सब काफी ग्रेट है। चोई ने आगे बताया कि योन भी एक स्पेशल अपीयरेंस में ज्वाइन करेगी। इसमें तुम्हारे लिए 2 बेनिफिट्स है। एक है रनिंग गारंटी। वूजिन ने रनिंग ट्रेडमिल तो सुना था, लेकिन रनिंग गारंटी के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। फिर चोई ने आगे कहा कि साथ ही तुम्हें एक अच्छी गाड़ी भी मिलने वाली है। तुम वो कार चूज कर सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक डोमेस्टिक ब्रांड है या फॉरेन ब्रांड। हालांकि फॉरेन वाली ज्यादा बेहतर रहेगी। वहीं वूजिन इस बात से खुश होकर सोचने लगा कि ये तो क्रेजी है। मैंने सोचा था कि मैं पूरी जिंदगी बस चलकर ही जीऊंगा, लेकिन अब अचानक से मुझे एक गाड़ी मिल रही है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। चलो कोई अफोर्डेबल फॉरेन कार चूज करते हैं। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने स्क्रिप्ट के ब्लैक स्क्वायर की ओर हाथ बढ़ाते हुए सोचा कि उससे पहले मुझे एक चीज चेक करनी होगी। वो सब स्पेस में जाकर बोलने लगा कि पहले इसका ग्रेड ए प्लस था, तो अब वो रिस्टोर होके कम से कम ग्रेड ए तो होना ही चाहिए। तभी वो उसका ग्रेड देखकर चौंकते हुए बोलने लगा कि ये इंसेन है। दरअसल उस स्क्रिप्ट का ग्रेड एस प्लस हो चुका था। वुजीन ने सोचा कि क्या ग्रेड एस से ऊपर भी कुछ होता है? ये तो ए प्लस से 2 स्तर बढ़ चुका है। हालांकि ये काफी अच्छा है। मैंने तो सोचा था कि सबसे हाईएस्ट ग्रेड एस होता होगा, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। क्या एस प्लस के ऊपर भी कोई ग्रेड होगा? अभी इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। सब स्पेस में कॉमन सेंस की कोई जगह नहीं है। ग्रेड एस के साथ हारियांग की रेटिंग 25% से भी ऊपर थी। तो फिर इस एस प्लस ग्रेड की मूवी की रेटिंग कितनी होगी? क्या वो 1 करोड़ व्यूअर्स आराम से पार कर लेगी? खैर, चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन ये काफी इनक्रेडिबल है। ऐसे ही टाइम बीतता गया और सीईओ ने भी अपनी एजेंसी के थ्रू ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन सामने से पावर पैच ने एक और रिबटल स्टेटमेंट दे दिया। इससे सीईओ का एक्टिंग करियर खत्म हो गया। उसी वक्त डायरेक्टर ताइक ने उस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का यूज किया और द आइलैंड ऑफ द मिसिंग का एक आर्टिकल गुस्से से भरे हुए इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया। इससे पब्लिक का अटेंशन उस फिल्म पे आ गया। इसकी वजह से लोग सीईओ को पूरी तरह से भूल गए। जोई भी अपने फोन पे आर्टिकल देख रहा था। उसने सोचा कि अब हमें सीईओ फिर से देखने को नहीं मिलेगी। तभी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। प्रोफाइलर हारियांग फाइनली जापान के नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हो चुकी है। क्या मुझे इसके रिएक्शंस भी देख लेने चाहिए? फिर वो उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ सोचने लगा कि ये सब तो कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। तभी वूजीन ने वहां पर आते हुए उसे ग्रीट किया। चोई ने उससे पूछा कि तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी फ्रेंड जोन के ओएसटी का रिकॉर्डिंग है, राइट? वूजीन ने उसे हाँ में जवाब देकर सोचा कि इसीलिए ही मैं उसके गाइड ट्रैक को पागलों की तरह सुने जा रहा था। चोई ने उसे बताया कि तो फिर हम अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे चलते हैं। तभी उसका फोन बजने लगा। ये मानवू का कॉल होता है। मानवू की बात सुन चोई चौंक उठा। वो पूछने लगा कि क्या हारियांग जापान के नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे पहुंच चुका है? वूजीन भी उसकी बात सुन हैरान हो गया। वो मन ही मन काफी खुश होते हुए सोचने लगा कि ये तो काफी जल्दी हो गया। अब जो लोग वो बेतुके आर्टिकल्स लिख रहे थे उन्हें अपने शब्द वापस निगलने पड़ेंगे। चलो अब कुछ रिव्यूज देख लेते हैं। इतना बोल वो अपना फोन चेक करने लगा। सारे लोग उस ड्रामा की और वूजीन की ही तारीफें कर रहे थे। ये देख वूजीन सोचने लगा कि क्या ये हारियांग की वजह से है कि मेरे सोशल मीडिया पे जापानीज कमेंट्स इतने बढ़ गए हैं, और वैसे ये मेरे फॉलोअर्स 10 लाख से ऊपर कब पहुंच गए? वहीं चोई भी मानवू को बता रहा था कि ठीक है, मैं ये बात वूजीन को बता दूंगा। इतना बोल उसने कॉल काट दिया। फिर उसने वूजीन को बताया कि मानवू तुमसे एक फेवर मांगना चाहता है। उसने कहा है कि वो एसबीसी एंटरटेनमेंट से रिजाइन करके जल्द ही इंडिपेंडेंट जाने वाला है। वो पूछ रहा था कि क्या तुम उसकी एक स्क्रिप्ट रिव्यू कर सकते हो? ये सुन वूजीन सोच में पड़ गया। चोई ने बताया कि मानवू ने कहा है कि तुम सिर्फ एक छोटी सी हिंट दे सको तो भी चलेगा। वो कुछ टोटम की बात कर रहा था। ये सुन वूजीन ने परेशान होकर सोचा कि लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग ने मानवू में अपनी जड़ें बना ली है। वैसे कनेक्शंस बनाना भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इतना सोच उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसमें कोई ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट हुए तो मुझे उसमें हिस्सा लेने में और भी ज्यादा खुशी होगी। इसके बाद हमें उसी स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। वहां बैठी लेडी ने रूम में खड़े वूजीन से पूछा कि क्या तुम मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो? वूजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन उस लेडी ने कहा कि चूंकि ये तुम्हारा पहली बार है, इसलिए आखिर तक बिना रुके सिंग करना, फिर भले ही तुम्हारे लिरिक्स बीच में गलत ही क्यों ना हो जाए, ठीक है? वूजीन ने भी उसकी बात मान ली। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं उतना भी नर्वस नहीं हूँ। चलो अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते, मैं इसे एकदम कंफर्टेबली करूंगा। इतना सोच उसने सिंगिंग करना शुरू कर दिया। ये सुन वो लेडी इंप्रेस होकर बोलने लगी कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसने क्लीन पिच से शुरू किया और उसकी इमोशनल डिलीवरी भी ग्रेट है। उसके पास खड़े दोंग चुन ने भी कहा कि ये सॉन्ग व्यूजीन की आवाज के लिए परफेक्ट रहेगा। वहीं व्यूजीन अभी भी सिंगिंग किए जा रहा था। उसकी सिंगिंग खत्म करने पर उस लेडी ने उसके काम की तारीफ करते हुए कहा कि चलो थोड़ी देर आराम करके बाद में पियानो की रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। चोई ने भी व्यूजीन की तारीफ करते हुए बताया कि तुमने सोलो और ड्यूएट दोनों ही सॉन्ग्स में काफी अच्छा किया। वूजीन ने भी मन ही मन उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि अब से वो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। तभी चोई ने उसे बताया कि हम जल्द ही तुम्हारा यूट्यूब चैनल ओपन करने वाले हैं। यूट्यूब एक ऐसी दुनिया है जिसे अब तुम और इग्नोर नहीं कर सकते।
क्योंकि वो ऐसा मार्केट है जहां तुम अपना रिकॉग्निशन बूस्ट कर सकते हो। लेकिन हमें उस पर ऐसी इमेज भी नहीं दिखानी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जेन्युइन हो। उसके बजाय चलो उसे एक हॉबी की तरह करने की इमेज दिखाते हैं, क्योंकि तुम्हारी मेन जॉब जो कि एक्टिंग है उसे हम एक साइड थिंग की तरह नहीं दिखा सकते, इसलिए हम उसे यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। तो तुम्हारा अपने वोकल्स को थीम की तरह यूज करने के बारे में क्या ख्याल है? साथ ही हम फॉरेन लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक यूट्यूब सिंगर बनने के लिए नहीं बोल रहा। तुम बस थोड़ा अरेंज करोगे और एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स को कवर करोगे। ये सुन वुजीन ने बताया कि कवर्स तो मैंने पहले देखे हुए हैं। चोई ने उसकी बात से अग्री करते हुए बताया कि इस टाइमिंग को ध्यान में रख के इस चीज का सेंस तो बनता है कि हम कोरियन वेव जो कि दुनिया को टेक ओवर कर रही है उसका फायदा उठाए। इसलिए हमें के पॉप से शुरू करना चाहिए। हालांकि ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपने ट्विस्ट के साथ कवर्स करते हैं। अगर तुम्हारे कवर्स में कुछ अलग नहीं हुआ तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम इंग्लिश या जापानीज या के पॉप के कवर्स रिलीज करो तो वो काफी फ्रेश होगा। वुजीन का कवर जो कि काफी रिकॉग्निशन रखता है, वो एक सिंगर के वोकल्स, नेटिव लेवल की फॉरेन लैंग्वेज फ्लुएंसी और अट्रैक्टिव लुक्स जैसा रेयर कॉम्बिनेशन रखता है। इससे लोग इसमें काफी इंटरेस्टेड होंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? वुजीन ने सोचा कि ये उतना भी बुरा नहीं है। लगता है कि ये एक ग्रैंड प्लान है। इतना सोच उसने बताया कि ये काफी अच्छा है। चोई भी ये सुन हंसते हुए बोलने लगा कि अगर ये सक्सीड हो गया तो तुम अपने वोकल्स और फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स को शो ऑफ कर सकते हो, और हम इंग्लिश और जापानीज बोलने वाले विदेशी फैंस जो कि कोरियन वेव में इंटरेस्टेड हो उनमें भी बढ़ोतरी देखेंगे। इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होगा। अगर चैनल अच्छी खासी ग्रो हो गई तो हम कोलैबोरेशंस के लिए गेस्ट्स को भी इनवाइट करेंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? ये सुन वुजीन मन ही मन खुश होकर सोचने लगा कि मेरी जिंदगी वाकई में फैंटास्टिक हो चुकी है। इतना सोच उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया कि ठीक है, ये मजेदार होगा। ये सुन चोई ने कहा कि ठीक है, तो मैं जाकर सॉन्ग अरेंजमेंट, लिरिक्स और स्टूडियो जैसी चीजों को जल्द ही प्रिपेयर करता हूँ। तुम अब पहले से भी ज्यादा बिजी हो जाओगे, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? वुजीन ने मुस्कुराकर उसे हाँ में जवाब दिया, लेकिन मन ही मन वो बोल रहा था कि अब तो मेरे लगने वाले हैं। फिर हमें वुजीन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वुजीन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो अपने बेड में लेटा सोच रहा था कि मैं ये यूट्यूब वगैरह शुरू होने से पहले ही निपट जाऊंगा। फिर वो बैठते हुए बोलने लगा कि अगले दिन तो फ्रेंड जोन की स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू होने वाली है। मुझे उसके लिए भी एक्सपीरियंस करना होगा। ये मेरा पहला लीड रोल का प्रोजेक्ट होगा, एक ऐसा रोल जो कि प्रोजेक्ट को पकड़ कर आगे ले जाएगा। इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। चलो अभी सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही सोचते हैं। इतना सोच वो सब स्पेस में जा पहुंचा। उसने देखा कि सारे प्रोजेक्ट्स का ग्रेड बढ़ चुका था। ये देख वो सोचने लगा कि क्या ये मेरी वजह से हुआ है? क्या ये हारयांग के जापान के नेटफ्लिक्स में नंबर 1 पे पहुंचने से हुआ है? इससे मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। इतना सोच उसने एक रोल सेलेक्ट कर लिया और थोड़ी ही देर में उसकी